Happy Ganesh Chaturthi, everyone. May Lord Ganesha bless you and your family with lots of prosperity, good health, and remove all the obstacles from your life. सबसे पहले आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं कुछ टाइम से लेक्चर्स अपलोड नहीं कर पा रही थी ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस. थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस, आपने इतना वेट किया. तो अब हम अपनी फंडामेंटल राइट्स की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज पढ़ेंगे आर्टिकल 32 विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल. क्यों ये आर्टिकल इतना इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि बाकी सब आर्टिकल्स में तो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं, लेकिन अगर फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट हो जाते हैं, उनकी एनफोर्समेंट के लिए क्या किया जा सकता है, ये आर्टिकल 32 ही हमें बताता है. नाम से ही पता चल रहा है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़. रेमेडीज़ का मतलब होता है इलाज करना. फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट हुए हैं, उनका कैसे इलाज किया जा सकता है, कैसे उनको प्रोटेक्ट किया जा सकता है और कैसे उन्हें एनफोर्स किया जा सकता है, इन सब से डील करता है आर्टिकल 32. आर्टिकल 32 वॉज कॉल्ड द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर. डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला है. ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछी जाती है कि किसने आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला है. कॉन्स्टिट्यूशन इज़ लाइक अ बॉडी, लेकिन अगर एक शरीर में दिल और आत्मा ही नहीं है तो उसका कोई मतलब है नहीं. सेम हमारे पास राइट्स तो हैं, लेकिन अगर उनकी वायलेशन हो रही है, एनफोर्समेंट के लिए अगर कोई प्रोविज़न ही नहीं है, तो फिर राइट्स का तो कोई मतलब ही नहीं बचता. This helps in the enforcement of fundamental rights as well as it provides remedies in case of its violation. वही बात है जो मैंने आपसे कही कि एनफोर्समेंट में हेल्प करता है फंडामेंटल राइट्स की, साथ ही साथ रेमेडीज़ भी प्रोवाइड करता है अगर वो वॉयलेट हुए हैं. कौन बचा सकता है फंडामेंटल राइट्स की वॉयलेशन से? सुप्रीम कोर्ट. सो इट एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट टू इशू रिट्स फॉर द एनफोर्समेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स. ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि विच आर्टिकल ग्रांट्स पावर टू सुप्रीम कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ रिट्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स. सो आर्टिकल 32 एम्पावर सुप्रीम कोर्ट टू इशू रिट्स फॉर द एनफोर्समेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स. सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है कि अगर फंडामेंटल राइट्स की एनफोर्समेंट नहीं हो पा रही है, वो वॉयलेट हुए हैं, उनको प्रोटेक्ट करके रखना है, तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंडर रिट्स इशू कर सकता है. कितने टाइप की रिट्स हैं? 5 टाइप की रिट्स हैं. हबीज कॉर्पस, मेंडमस, प्रोहिबिशन, सर्शियोरारी, क्यू वारंटो. एक एक करके ये रिट पढ़ते हैं. हबीज कॉर्पस, डेफिनेशन पढ़ने से पहले ऐसे जर्नली आपको बता देती हूँ कि हबीज कॉर्पस कब इशू की जाती है. अगर किसी पर्सन को इलीगली डिटेन करके रखा गया है, अरेस्ट करके रखा गया है, कैद करके रखा गया है और उसका कैद करने का रीज़न जो है वो इलीगल है, लॉ के अकॉर्डिंग नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो ये रिट हबीज कॉर्पस इशू कर सकती है उस पर्सन के खिलाफ जिसने किसी को भी इलीगली डिटेन करके रखा हुआ है. और सुप्रीम कोर्ट उस पर्सन को बोलेगा कि तुम्हारे पास बॉडी है, उस बॉडी को प्रेजेंट करो मेरे सामने. फिर सुप्रीम कोर्ट मैटर देखेगा और अगर सुप्रीम कोर्ट ये फाइंड आउट करता है कि इसके डिटेंशन के ग्राउंड्स इलीगल हैं, उसको इलीगली डिटेन किया गया है, अनलॉफुली डिटेन किया गया है, तो उस पर्सन को फ्री कर सकती है सुप्रीम कोर्ट. अब रीड करोगे तो समझ आ जाएगा. It is a Latin term which literally means to have the body. ये एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब ये है to have the body. तुम्हारे पास बॉडी है, उसे पेश करो यहाँ पे. This writ is issued by the Supreme Court to the person who has detained another person to produce the body of the latter before it. ये रिट इशू करता है सुप्रीम कोर्ट उस पर्सन को जिसने किसी दूसरे पर्सन को डिटेन किया हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इसे मेरे सामने प्रेजेंट करो, पेश करो. इफ़ द डिटेंशन इज़ फाउंड इलीगल, द कोर्ट वुड सेट फ्री द डिटेन्ड पर्सन. अगर डिटेंशन, उसकी कैद जो है वो इलीगल पाई जाती है तो कोर्ट उस पर्सन को फ्री कर सकता है. इट कैन बी इशूड अगेंस्ट बोथ public authorities as well as private individuals.
पब्लिक अथॉरिटीज़ जो होती हैं, जो सरकारी अथॉरिटी हैं, उनके खिलाफ भी इशू किया जा सकता है। ठीक है, साथ ही साथ प्राइवेट इंडिविजुअल्स, लोगों के खिलाफ, किसी इंसान के खिलाफ, इंडिविजुअल पर्सन के खिलाफ भी इसको इशू किया जा सकता है, ना कि सिर्फ पब्लिक अथॉरिटीज़ जिसमें आप पुलिस को ले सकते हो। इसके अलावा अगर किसी ने किसी पर्सन को घर पे बंद करके रखा है तब भी उसी पर्सन के खिलाफ भी ये रिट इशू की जा सकती है बाय सुप्रीम कोर्ट। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर वो पर्सन कैद है तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट कैसे जाएगा अपनी रिहाई के लिए। इस केस में उसके फ्रेंड्स, फैमिली या कोई भी पर्सन प्ली कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में जाके। नेक्स्ट रिट इज मैंडेमस। मैंडेमस भी पहले समझेंगे फिर पढ़ेंगे। मैंडेमस यूजुअली कब इशू की जाती है? जब कोर्ट किसी भी सरकारी अफसर को, किसी भी पब्लिक ऑफिशियल को कहता है कि अपनी ड्यूटी परफॉर्म करो। अगर कोई भी सरकारी अफसर अपना काम नहीं कर रहा है या उसने कोई काम नहीं किया तो कोर्ट उससे कहेगा कि तुमने क्यों नहीं किया, रीज़न बताओ और अपना काम करो। ये ऑर्डर दिया जाता है बाय कोर्ट टू एनी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिशियल। इसमें हायर रैंक से लेके लोअर रैंक तक सब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन्वॉल्व होते हैं। कल को आप किसी सरकारी दफ्तर जाते हैं और वो ऑफिसर काम नहीं करता है, मना करता है कि मैं ये काम नहीं करूँगा, तो सुप्रीम कोर्ट से रिट इशू करवा सकते हो आप। सुप्रीम कोर्ट उस पर्सन को बोल सकता है कि तुमने ये वाला काम क्यों नहीं किया, वजह बताओ और अपना काम करो। सो पॉलिटी पढ़ना सिर्फ आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, इट कैन हेल्प यू इन योर लाइफ। इट मीन्स टू कमांड। दिस रिट is issued by the court to a public official asking him to perform his duty that he has failed or refused to perform. To command, कमांड करना, ठीक है। ये रिट इशू करता है कोर्ट किसी भी पब्लिक ऑफिशियल को, उसको कहते हुए कि अपनी ड्यूटी परफॉर्म करो, जो या तो वो फेल हो गया परफॉर्म करने में। अगर वो फेल हुआ है तो कोर्ट उसे बोलेगी कि वजह बताओ क्यों नहीं किया ये काम, या उसने रिफ्यूज़ कर दिया, उसने मना ही कर दिया साफ साफ कि मैं ये काम करूँगा ही नहीं, तो इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट उस पर्सन को मैंडेमस इशू करके कह सकता है कि अपना काम करो। इट कैन बी इशूड अगेंस्ट एनी पब्लिक बॉडी, अ कॉर्पोरेशन, एन इंफीरियर कोर्ट, अ ट्राइब्यूनल और गवर्नमेंट फॉर द सेम पर्पस। पब्लिक ऑफिशियल में सब लोग आ जाते हैं जो सरकार के अंडर काम करते हैं, कोई कॉरपोरेशन हो, कोर्ट्स हो जाएं, ट्राइब्यूनल्स हो जाएं या गवर्नमेंट की डेफिनेशन कितनी लार्ज है, गवर्नमेंट में सब अथॉरिटीज़ आ जाती हैं, तो ये हर किसी के अगेंस्ट इशू की जा सकती है। प्रोहिबिशन, नेक्स्ट रिट है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिट और मैंडेमस को आप एक दूसरे का ऑपोजिट मान सकते हो। मैंडेमस ऑफिशियल को कहता है कि अपना काम करो, वेयर एज प्रोहिबिशन जो है वो कोर्ट इशू करती है लोअर कोर्ट्स को, जो अपनी अथॉरिटी से, अपनी जुरिस्डिक्शन से जितनी उनकी लिमिट है, जितनी उनके पास पावर है काम करने की, उससे बाहर निकल के काम कर रहे हों, तो कोर्ट तब रिट इशू करती है प्रोहिबिशन की और कहती है लोअर कोर्ट्स को कि अपनी लिमिट में रह के काम करो। मैंडेमस कह रहा है कि काम करो, काम क्यों नहीं कर रहे, और ये हर गवर्नमेंट ऑफिशियल के खिलाफ इशू की जा सकती है। वेयरएज प्रोहिबिशन कहती है कि आप अपनी लिमिट से बाहर निकल के क्यों काम करो, अपनी लिमिट्स में काम करें, अपनी लिमिट से बाहर निकल के ज़्यादा काम मत करो। और ये वाली जो प्रोहिबिशन की रिट है ये हर किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल के खिलाफ इशू नहीं की जा सकती है, सिर्फ इशू की जा सकती है जो जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ना, जो कोर्ट्स की तरह काम करती हैं, सिर्फ उनके खिलाफ इशू की जा सकती है। चलो अब पढ़ते हैं। प्रोहिबिशन, इट मीन्स टू फॉरबिड, फॉरबिड मतलब रोकना। इट इज़ इशूड बाय अ हायर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट और अ ट्राइब्यूनल टू प्रिवेंट देम फ्रॉम एक्सीडिंग देयर जुरिस्डिक्शन। जुरिस्डिक्शन होता है काम करने का दायरा। कोई भी कोर्ट हो, ट्राइब्यूनल हो, जो अपने काम करने के दायरे से बाहर निकल के काम करने की कोशिश कर रही हो, तब हायर कोर्ट ये रिट इशू कर देता है। द रिट ऑफ प्रोहिबिशन कैन बी इशूड ओनली अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज़।
जो कोर्ट की तरह काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कोर्ट्स या थोड़े बहुत कोर्ट्स की तरह काम करते हैं, क्वासी जुडिशियल, क्वासी होता है पूरी तरीके से ना हो, के खिलाफ इशू की जा सकती है। द मैंडेमस इज आस्किंग द ऑफिशियल्स टू वर्क एंड प्रोहिबिशन इज आस्किंग द इंफीरियर कोर्ट्स नॉट टू वर्क। ठीक है, यही डिफरेंस है। मैंडेमस में कोर्ट हर गवर्नमेंट ऑफिशियल को कह सकता है कि काम करो, वेयर एज प्रोहिबिशन में कोर्ट अपने इंफीरियर कोर्ट्स को, अपने से जो नीचे कोर्ट्स हैं उनको कहता है कि अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर निकल के काम मत करो। कैसे कोई कोर्ट अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर निकल के काम कर सकता है? एक रफ एग्जांपल समझ लो। दो स्टेट्स के बीच में एक कन्फ्लिक्ट है, इंटरस्टेट कन्फ्लिक्ट है। अब वो कन्फ्लिक्ट सॉल्व करने की पावर किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। किसी भी हाई कोर्ट के पास, किसी भी स्टेट के हाई कोर्ट के पास ये पावर नहीं है कि वो दो स्टेट्स के बीच का मैटर रिजॉल्व कर सके। उसकी पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है। लेकिन अगर कोई कोर्ट वाला केस लेके बैठ जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट उसको कहेगा नहीं, तुम इस केस पे काम नहीं कर सकते हो। यहाँ प्रेसिडेंट के इलेक्शन का कोई इशू है, उसको भी रिजॉल्व करने की अथॉरिटी किसके पास होगी? सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास। लोअर कोर्ट्स के पास ये अथॉरिटी नहीं है। लेकिन अगर लोअर कोर्ट्स अपनी अथॉरिटी से बाहर निकल के काम करने लग जाएंगे तो प्रोहिबिशन की रिट इशू कर सकता है हमारा सुप्रीम कोर्ट। फोर्थ रिट इज सर्श्योरारी। ये वाली रिट और प्रोहिबिशन की रिट में ज़्यादातर बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज नहीं होना है। डिफरेंस इसमें ये है कि प्रोहिबिशन में कोर्ट को अपनी लिमिट क्रॉस करने से मना किया जाता है। सर्टियोरारी में अगर कोर्ट ने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी है, किसी भी लोअर कोर्ट ने अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर निकल के कोई जजमेंट दे दिया है, तो उस जजमेंट को कैंसिल करने का, स्क्वैश करने का, पूरी तरीके से ख़त्म करने की पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास विद द इशू ऑफ दिस रिट। या अगर सुप्रीम कोर्ट को लोअर कोर्ट से कोई केस पेंडिंग चल रहा है, उसको ट्रांसफ़र कराना है अपने पास, तब भी सर्श्योरारी इशू करता है सुप्रीम कोर्ट। सर्श्योरारी इट मीन्स टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड। इट इज़ इशूड by a higher court to a lower court or a tribunal either to। ये कोर्ट इशू करता है, हायर कोर्ट किसी अपने लोअर कोर्ट्स को या ट्रिब्यूनल्स को, क्या काम करने के लिए? पहला, टू ट्रांसफ़र द पेंडिंग केस टू द हायर कोर्ट। अगर कोई केस पेंडिंग है तो उसको हायर कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा लोअर कोर्ट से। और दूसरा मैटर ये, टू स्क्वैश द ऑर्डर और जजमेंट ऑफ द लोअर कोर्ट। अगर उन्होंने जजमेंट दे दिया, ऑर्डर दे दिया, सुनवाई करके फैसला सुना दिया है, तो उस फैसले को भी कैंसिल कर सकती है हमारी सुप्रीम कोर्ट। अनलाइक प्रोहिबिशन विच इज़ ओनली प्रिवेंटिव, सर्श्योरारी इज बोथ प्रिवेंटिव एज वेल एज क्यूरेटिव। फ्रेंड्स, प्रोहिबिशन और सर्श्योरारी में इतना है कि प्रोहिबिशन अभी रोक रही है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट्स या लोअर कोर्ट्स को कह रहा है कि अपनी लिमिट से बाहर निकल के काम मत करो। लेकिन सर्श्योरारी में अगर कोर्ट ने अपनी लिमिट से बाहर निकल के काम कर दिया है, अब क्या किया जाएगा ये बताती है सर्श्योरारी। सुप्रीम कोर्ट उनकी जजमेंट को रद्द भी कर सकता है। यहाँ पे तो वो अपनी लिमिट से बाहर निकल के काम करने की कोशिश नहीं कर रहे, उन्होंने काम कर दिया है। तो इस केस में ऑर्डर कैंसिल किया जा सकता है, पूरा का पूरा जजमेंट कैंसिल किया जा सकता है। साथ ही साथ कोई पेंडिंग केस ट्रांसफ़र करना है तो भी हो जाएगा। तो प्रोहिबिशन जो था वो सिर्फ प्रिवेंटिव था, प्रिवेंटिव मतलब रोक रहा था वो सिर्फ। सर्श्योरारी इज बोथ प्रिवेंटिव एज वेल एज क्यूरेटिव। सर्श्योरारी रोक भी रहा है। रोक कैसे रहा है? कोई पेंडिंग केस जो है वो अपने पास ट्रांसफ़र करा रहा है। साथ ही साथ क्यूरेटिव, क्योर भी कर रहा है। क्योर क्या होता है? इलाज। इलाज कैसे कर रहा है? पूरी की पूरी जजमेंट ही कैंसिल करा दे रहा है। वो कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो प्रोहिबिशन ने प्रिवेंट किया। कैसे प्रिवेंट किया? उसको बोल के कि ये आपका काम नहीं है, आप नहीं करो, ये मेरा काम है, मैं देख लूँगा। लेकिन अगर प्रिवेंट नहीं कर पाए, काम तो हो गया, ऑर्डर आ गया, जजमेंट आ गया, अब उसको क्योर करना है। क्योर कैसे करेंगे? पूरा का पूरा जजमेंट कैंसिल आउट करके। रिट है क्यू वरेंटो। डायरेक्टली क्वेश्चन किया जा रहा है क्यू वरेंटो। अगर कोई भी सरकारी दफ्तर में
कोई भी सरकारी पोजीशन हो, फ्रॉम लोअर टू हायर, उसमें कोई एक ऐसा पर्सन बैठा है जो वहाँ बैठने के काबिल नहीं है, तब सुप्रीम कोर्ट क्यू वारंटो की रिट इशू करके उस पर्सन को पूछता है कि आपके पास क्या अथॉरिटी है कि आप इस पोस्ट पे बैठे हो, बताओ। के तौर पे अगर रिटायरमेंट एज हो गई है किसी पर्सन की, तब भी वो किसी गवर्नमेंट ऑफिस में बैठा हुआ है, तब सुप्रीम कोर्ट ये रिट इशू करके उस पर्सन से पूछेगा क्या अथॉरिटी है आपकी। अगर कोई एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, जैसे आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, एसएससी के होते हैं, यूपीएससी के होते हैं, पब्लिक सर्विसेज कमीशंस के एग्ज़ाम होते हैं, रेलवे के एग्ज़ाम्स होते हैं, सेवरल एग्जामिनेशंस होते हैं, कोई एक ऐसा पर्सन जिसने एग्ज़ाम दिया ही ना हो और वो ऑफिस ज्वाइन कर लेता है, तब भी ये रिट इशू हो सकती है कि आपके पास क्या अथॉरिटी है, आप कैसे बैठे हुए हो गवर्नमेंट ऑफिस में। इट मीन्स बाय व्हाट वारंट्स और अथॉरिटी, क्या अथॉरिटी है, क्या वारंट है आपके पास कि आप यहाँ बैठे हो। इट इज़ इशूड बाय अ कोर्ट टू रिस्ट्रेन अ पर्सन फ्रॉम होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस टू विच ही इज़ नॉट एंटाइटल्ड। ये इशू किया जाता है कोर्ट के द्वारा उस पर्सन को रोकने के लिए जो एक गवर्नमेंट ऑफिस पे बैठा हुआ है, चेयर पे बैठा हुआ है, जिसके वो एंटाइटल्ड ही नहीं है, उसके काबिल ही नहीं है। इट कांट बी इशूड अगेंस्ट एनी प्राइवेट बॉडी। जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा ये उसका हेड डिसाइड करेगा, कोर्ट का इससे कोई लेना देना नहीं है। कोर्ट सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिसेस में रिट इशू करा के पूछ सकती है। सो आपने 5 रिट्स आर्टिकल 32 में जो मेंशन है वो पढ़ ली हैं। आई होप आपको समझ आया है। इसके साथ आपके फंडामेंटल राइट्स तो कंप्लीट हो गए, लेकिन पार्ट 3 में आर्टिकल 33, 34 एंड 35 भी आते हैं, उसको भी हम समझ लेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये 3 आर्टिकल्स प्लस जो इम्पॉर्टेंट कुछ MCQs हैं सब फंडामेंटल राइट्स के, उनको डिस्कस करेंगे। सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दो अगर आपको पसंद आई हो तो। थैंक यू, बाय, टेक केयर।